स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो न्यूटन्स लॉज है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ पे जो न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनका जो ओरिजिनल वर्जन था, ओरिजिनल उन्होंने क्या बोला था, ओरिजिनल वर्जन देखो न्यूटन ने दिया था लॉज ऑफ मोशन, यानी कोई भी चीज़ अगर मोशन कर रहा है तो वो किस रूल को फॉलो करता है, क्या नियम होता है, क्या लॉ होता है, इसको न्यूटन ने दिया था। तो वो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या था, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, वो अभी हम देख रहे हैं। न्यूटन ने बोला था कि देखो एवरी बॉडी, कोई भी जो बॉडी है, कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दो चीज़ बोला, कोई भी जो बॉडी है वो कंटिन्यू रखता है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को, अगर वो रेस्ट पे है तो स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो ये इस चीज़ को अपना वो कंटिन्यू रखेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही, या अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय फोर्स इम्प्रेस्ड अपॉन इट। मतलब ये हुआ कि ये तब तक अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा जब तक, अनलेस इसके ऊपर फोर्स लगा के इसके स्टेट को ज़बरदस्ती बदल न दिया जाए। ये बात समझे? क्या बोला न्यूटन ने कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अपने यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगा जब तक इसको फोर्स लगा के, फोर्स इम्प्रेस करके इसके स्टेट को चेंज न कर दिया जाए। ये था नियम 1। दूसरा नियम क्या था न्यूटन्स का? न्यूटन ने बोला कि द चेंज ऑफ मोशन इज प्रपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इम्प्रेस्ड। बोल रहा है मोशन में कितना चेंज आएगा ये समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे उसका कितना मैग्नीट्यूड है उसके, एंड इज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन विच द फोर्स इज इम्प्रेस्ड। इसका मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मोशन जो है वो चेंज होगा, और कितना चेंज होगा तो जितना फोर्स लगाए उसका मैग्नीट्यूड उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो तीसरा नियम था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसके उतने ही मात्रा में, इक्वल मात्रा में एक अपोजिट रिएक्शन होता है। और ये जो म्यूचुअल एक्शन है, म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे पे लगने वाला एक्शन, जो अपोजिट जो रिएक्शन बोल रहे हो तुम, वो दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा और ऑलवेज डायरेक्टेड टू कॉन्ट्रेरी पार्ट, यानी इस पे लगेगा इसकी तरफ, इस पे लगेगा इसकी तरफ, ऐसा रहता है। तो एक्शन के उल्टा रिएक्शन होगा और इक्वल होगा। तो ये तो था पुराना वर्सन। अब जो न्यू वर्सन है, जो मॉडर्न वर्सन है इस नियम का, वो क्या है? तो वो ये है कि एक बॉडी जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूज इन इट्स इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, और स्टेट क्या हो सकता है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकता है, और मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड बाय ए फोर्स, अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। क्या मतलब हुआ इसका, ये देखो। बोलता है एक बॉडी है वो अपने इनिशियल, या तो वो रेस्ट पे था, स्टेट ऑफ रेस्ट में था, या स्टेट ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, उसको कंटिन्यू रखेगा अनलेस, जब तक कि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, अब वो भी बैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। बैलेंस देखो, इधर से भी फोर्स एफ लग रहा है, इधर से भी एफ लग रहा है, तो ये तो बैलेंस हो गया। तो ऐसा फोर्स लगेगा तो मोशन में चेंज नहीं आएगा। अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए और एक्सटर्नल लगना चाहिए, बाहर से लगना चाहिए। तो ये है पहला नियम। और जो दूसरा नियम है वो क्या है, वो ये है कि द एक्सेलरेशन
of a body acceleration of a body is inversely proportional to its mass, यानी एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कोई भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। इसके उल्टा लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। तो क्या लिख सकते हो, ए बराबर क्या लिख सकते हो, एफ बाय एम। ए बराबर क्या लिख सकते हो, एफ रिजल्टेंट यानी एफ नेट बाय एम, नेट फोर्स बट्टे पूरा मास। और तीसरा जो पॉइंट था इसका कि जो फोर्सेज हैं, फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। यानी क्या है, अगर बॉडी ए बी के ऊपर एफ फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए के ऊपर उल्टा दिशा में एफ फोर्स लगा रहा होगा। यानी इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन बॉडी बी तो एन इक्वल बट अपोजिट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए। ये बात समझ आ गया। चलो अब है वर्किंग विथ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, हम लोग देखेंगे। देखो तो कोई भी जो न्यूटन्स लॉज के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है जो हमने पढ़े हैं, लॉज ऑफ मोशन, वो किस सिस्टम पे अप्लाई करोगे। यानी लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करोगे विच सिस्टम, तो सिस्टम को डिसाइड कर लो। अब ये जो सिस्टम है वो एक सिंगल पार्टिकल हो सकता है, एक ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ब्लॉक्स, यानी दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। या हो सकता है कि दो ब्लॉक हों, टू ब्लॉक्स, इसको एक रस्सी से कनेक्ट कर रखा हो, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, कनेक्टेड बाय धागा यानी स्ट्रिंग, रस्सी से कनेक्टेड हो। तो देखो सिंपल सा बात है, जब भी हम इसमें एक चीज़ लेंगे, ये सिस्टम लेंगे, तो हम सिस्टम उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम शुड हैव सेम एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान रखना, शुड हैव सेम एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे। सिस्टम क्या हो सकता है, सिंगल पार्टिकल हो सकता है, एक ब्लॉक हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक हो सकता है, या दो ब्लॉक ऐसे जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हों, ये हो सकता है। तो अब तुमने सिस्टम को डिसाइड कर लिया। अब क्या करोगे, तुम निकालोगे लिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यानी तुम सिस्टम के ऊपर कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं उन सब का एक लिस्ट बनाओगे। उन सब का क्या बनाओगे, एक लिस्ट बनाओगे, लिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। अब देखो इसमें क्या करोगे कि कोई भी जो फोर्स है, एनी फोर्स अप्लाइड बाय सिस्टम, यानी हमारा सिस्टम जो किसी अदर बॉडी पे, ऑन अदर बॉडीज़, हमारा सिस्टम जो अदर बॉडी पे फोर्स लगा रहा है उसको नॉट इंक्लूड। हमको खाली देखना है कि हमारे सिस्टम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है।
ये नहीं देखना है कि हमारा सिस्टम दूसरे पे कौन सा फोर्स लगा रहा है। तीसरा पॉइंट देखो, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका? ऑफ द सिस्टम, यानी हमने जो सिस्टम माना है जिसको, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग इंडिकेट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या चीज़? द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस जो तुमने स्टेप 2 में निकाला था कि सिस्टम के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखा देते हो बॉडी के ऊपर डायग्राम बना के, उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। और जो चौथा बात आता है, फोर्थ जो बात आता है, हम क्या करते हैं? एक्सिस का चूज करते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, एक्स और वाई। तो हम लोग क्या करते हैं? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को चूज करते हैं। ठीक है। कब? जब को प्लेनर फोर्स हो तो हम उसी के प्लेन में चूज कर लेते हैं कि किस में, मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, वाई के लॉन्ग लग रहा है। तो सिंपल सा बात है, देखो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो एक्स एक्सिस हम लोग देते हैं, एक्स एक्सिस वो देते हैं कि जिधर की तरफ एक्सेलरेशन है, नॉर्मली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और इसके डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मान लो इधर हो रहा है तो इसको एक्स बोल देते हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, अगर इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर तुमको दिया हुआ है कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करते हैं? एनी म्यूचुअली, यानी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम चूज कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग एनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग फिर क्या करते हैं? फोर्स का कंपोनेंट लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्स। वो कंपोनेंट लेना आता है ना, कॉस थीटा साइन थीटा करके, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। और क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा का मतलब होता है समेसन जोड़ ऑफ ऑल द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वो होगा मास गुने एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, ये लगा देते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसा करके हम लोग, अगर तुम सिग्मा एफ एक्स लगाओगे तो मास गुने एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा एफ वाई लगाओगे तो मास गुने एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो, जब भी इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम क्या लिख देंगे कि नेट फोर्स जीरो होगा, तो एक्स डायरेक्शन का सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होगा, वैसे ही सिग्मा एफ वाई जीरो होगा। अगर फोर्स एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, अगर फोर्स इज कोलिनियर, तो हमको केवल एफ एक्स देखना रहेगा, मास गुने एक्स, क्योंकि दूसरे लाइन की तरफ तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो एफ वाई जीरो है, एफ जेड भी जीरो होगा। इस तरीके से हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। देखो, मान लो ए क्या है? ए है हमारा एक्सेलरेशन उस बॉडी का, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। तो इसका क्या मतलब है? एम गुने ए जो होगा, एम गुने ए, ये क्या होगा? ये क्या होता है? अगर इस तुम जानते हो एम गुने ए होता है फोर्स, बट एम गुने ए जो है ना, ये वो फोर्स नहीं है, नॉट द फोर्स विच एक्ट्स ऑन बॉडी। फोर्स कितना लग रहा है वो तो अलग है। अगर ये मास m है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो इसका एम ए का मतलब होता है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स
विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत है, टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन इक्वल टू ए टू द बॉडी। यानी हमको अगर बॉडी को ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराना है तो कितना फोर्स देना पड़ेगा, एम ए। क्या मतलब हुआ कि एम ए का ये मतलब नहीं है कि इतना फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, नहीं। इसका ये मतलब है कि अगर तुमको ए एक्सेलरेशन देना है तो इतना फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा। अगर डिफरेंट अवेलेबल फोर्स हैं जो बॉडी को एम ए एक्सेलरेशन दिला सकता है, समझ रहे हो। कब, मान लो इस बॉडी पे कोई भी फोर्स F1 F2 F3 लग रहा है, F1 F2 F3, और ये तीनों मिल के हो सकता है कि इसको ए एक्सेलरेशन दिला दें। तो इसका क्या मतलब है, ये जो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट है एफ नेट है, वो हमको एम ए के बराबर है, समझ रहे हो। अगर ए एक्सेलरेशन से कोई बॉडी एम जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इसके ऊपर फोर्स जो है वो एम ए ही लग रहा है, नहीं, फोर्स तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स है, वो है एम ए के बराबर। ये बात समझे। यानी जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एम ए। एम ए का मतलब समझ में आया। एम ए का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर फोर्स एफ ही एम ए के बराबर लग रहा है, नहीं, सब फोर्स मिल के एम ए के बराबर इसको नेट रिजल्टेंट दे रहा है। दूसरा बात देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, देखो, अगर इफ ऑल बॉडीज इन ए सिस्टम, यानी एक सिस्टम के ऑल बॉडीज इन ए सिस्टम, एक सिस्टम के सारे बॉडी के पास कॉमन एक्सेलरेशन हो, कॉमन एक्सेलरेशन हो, तो कॉमन एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा, कॉमन एक्सेलरेशन, उसका मान हो जाएगा ए बराबर क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स, यानी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझ गए। यानी हम बोल सकते हैं नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, पूरे सिस्टम का मास जोड़ के निकाल दिए। क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास क्या चीज़, देखो एक सेकेंड, मान लो कि ये वाला हमारा जो है, ये एक सीलिंग है, इससे एक पुल्ली टंगा हुआ है, पुल्ली पे इधर की तरफ मास लगा हुआ है 2m, और इधर की तरफ एक मास है m, ठीक है। और ये इधर की तरफ, ऑब्वियस बात है ये भारी है तो ये नीचे की तरफ खींचेगा उसको, तो ये दोनों चूँकि रस्सी से बंधे हैं तो एक्सेलरेशन तो सेम होगा, एक ही रस्सी से बांध दिए तो जितना रस्सी ये नीचे जाएगा उतना ही ये रस्सी वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। अब तुमको पता है इसका 2m मास है तो ग्रेविटी के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा 2mg, और ये m मास है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg, ठीक है। अब समझो, हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसके अंदर क्या है, हमारे पास 2 अनइक्वल मास है, यानी ये दोनों मास जो है वो अनइक्वल हैं। मासेस क्या क्या हैं, एक तो m है और दूसरा 2m है, ये दो मास दिए हुए हैं, जिसको हमने क्या कर रखा है, हमने अटैच्ड कर रखा है थ्रू एंड्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल, यानी रस्सी के अंदर कोई लंबाई में वृद्धि नहीं हो सकती। इनएक्सटेंसिबल का वो मतलब होता है कि रस्सी का लंबाई फिक्स है, उस रस्सी से बंधा हुआ है। और ये जो पुल्ली है वो स्मूथ है, ये पुल्ली कैसा है, स्मूथ है। पुल्ली जो है तुम्हारा वो मासलेस है और स्मूथ है। तो अब हमको पूछा है कि बता दो कि एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा, ये हमको पूछा है। तो देखो तुम समझ सकते हो कि ये जो 2m मास का फोर्स बॉडी है उसको ग्रेविटी खींच रही है अपने तरफ
2 mg फोर्स के और m मास को खींच रही है mg से। तो अगर तुम देखोगे, ठीक है, अगर तुम देखोगे कि जो नेट पुलिंग फोर्स है कितना है, तो इधर की तरफ 2 mg या नीचे की तरफ mg, यानी ये नीचे जाना चाह रहा है लेकिन वो उसको ऊपर भी नहीं जाने दे रहा। तो नेट फोर्स कितना है, अगर तुम इस सिस्टम को देखोगे तो इधर की तरफ इसको खींच रहा है 2 mg, इधर की तरफ खींच रहा है mg, ऐसे ही तो है। ये नीचे जाने चाह रहा है लेकिन इसको इधर से भी ये खींच रहा है कि मत जाओ, ऊपर मत जाओ। ये ऊपर जाना चाह रहा है बॉडी, लेकिन इसको नीचे खींच रहा है। ये नीचे जाना चाह रहा है तो इसको नीचे ही खींच रहा है। तो एक 2 mg में से उस mg को घटाना पड़ेगा, तो उतना नेट फोर्स बच जाएगा। तो नेट फोर्स जो बचेगा इधर की तरफ बचेगा mg के बराबर। कितना नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, 2 mg घटे mg, तो कितना हो गया mg के बराबर फोर्स। और नेट मास कितना है, तो m जोड़ 2m। तो अगर टोटल मास देखोगे, टोटल मास तो ये है 2m + m यानी 3m। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बोला जाए यहाँ पे, तो हम बोल देंगे mg डिवाइडेड बाय 3m। m से m चला गया तो g/3 आ जाएगा एक्सेलरेशन। पूरा सिस्टम जो है नीचे की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, g/3 से, g/3 से। अब देखो हमने क्या देखा, देखो हमने जब व्हाइल फाइंडिंग नेट पुलिंग फोर्स, जब हम नेट पुलिंग फोर्स निकाल रहे थे तो हमने देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था, डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसमें जो हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो या पूरा ही फोर्स हो, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने क्या बोला, जैसे हमारा ये था इधर की तरफ जा रहा था ये, तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा था 2 mg, तो ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये वाला जो ब्लॉक था उसके ऊपर क्या था, नीचे लग रहा था mg, लेकिन इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है उसको हम पॉजिटिव फोर्स बोलेंगे। ये जस्ट एक कन्वेंशन है। और जो अपोजिट है, वो कंपोनेंट जो अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, उसको हम निगेटिव बोलते हैं। और ये दोनों जो है ये पेयर नहीं बना रहे हैं, नॉट फॉर्मिंग पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यानी हम ये बोल रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन का फोर्स है और डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन का फोर्स है, ये सिंगल है, ये पेयर नहीं बना रहे हैं, ये अपना अलग अलग है। ये mg नीचे लग रहा है, ये उधर लग रहा है, समझे। तो क्या होता है देखो, अब एक चीज़ और तुम कह सकते हो कि ये जब सिस्टम का कैलकुलेट कर रहे थे तो एक फोर्स टेंशन भी तो लग रहा था रस्सी का, तो टेंशन को क्यों छोड़ दिए। तो देखो टेंशन जो है वो क्या बना रहा है, वो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बना रहा है, समझ रहे हो। तो इस कारण से इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन। लेकिन इसको कब इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको टेंशन को तब तुमको इंक्लूड करना है व्हेन तुम सिस्टम को ब्रेक करके देखोगे, एक जगह पे तोड़ के देखोगे किसी एक पार्ट को, सिस्टम इज ब्रोकन, देन ओनली इंक्लूड द टेंशन। जैसे तुम केवल एक ब्लॉक का देखते तो इसका mg नीचे लग रहा था तो टेंशन ऊपर लेना पड़ेगा और एक्सेलरेशन इधर लेना पड़ेगा।
तो टेंशन तब तक नहीं आता जब तक ये पूरा सिस्टम की बात हो रही है। टेंशन आएगा जब सिस्टम को हम ब्रेक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी कॉमन एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तुमको, जब तुमने कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया रहेगा सिस्टम का, कैसे करके, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास करके, तो तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा डिफरेंट ब्लॉक का सेपरेटली। डिफरेंट ब्लॉक का फ्री डायग्राम तुमको सेपरेटली बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि तुम नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फाइंड कर सको। ये बात क्लियर है? यानी तभी तुमको टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन बनाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास, 2 blocks of mass 4 किलो and 2 किलो are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in figure। ये 4 किलो और 2 किलो का स्मूथ में रखा हुआ है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक। 4 किलो वाले ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमको पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स, ऐसा बोला है। तो हमको पता है कि इसको सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है कि हम सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन मान लो, ये सिस्टम मानते किसको, तो ये दोनों ब्लॉक को मिला के, ये हमारा ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, तो इन दोनों को मान के ये मान लो सिस्टम है हमारा, दोनों ब्लॉक का सिस्टम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन जो ए होगा वो होगा नेट पुलिंग फोर्स या नेट फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास हमारे सिस्टम का 4 + 2 यानी 6 किलो, और बाहर से फोर्स कितना लग रहा है एक्सटर्नल, 20 न्यूटन का। यानी इस सिस्टम को अगर हम देखें तो ये दोनों का जो एक्सेलरेशन जो होगा सिस्टम का वो होगा 20/6, यानी ये हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया तुम्हारे सिस्टम का एक्सेलरेशन। ठीक है, ये बात समझ गए? चलो ये तुम समझ गए। लेकिन हमको क्या पूछा है, हमको क्या पूछा है, को पूछा है कि हमको दोनों ब्लॉक का, ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, 10/3, ये किस सिस्टम का एक्सेलरेशन है। अब आगे देखो, हमको पूछा है क्या, क्योंकि देखो ये पीछे से धकेल रहे हो ना, तो दोनों साथ के साथ जाएंगे, कितने से जाएंगे, इतने से। अब तुम जानते हो कि ये जो अगर हम 4 किलो वाले ब्लॉक को फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इसको इधर से ये धकेल रहा है 20 न्यूटन से, तो इसके अपोजिट कुछ ना कुछ फोर्स तो आएगा, और वो फोर्स क्या आएगा, तो चूँकि ये ब्लॉक यहाँ पे दूसरे ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स आएगा, उसका नाम होता है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल मान लो n, तो वही नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट दिशा में 2 किलो वाले पे लगेगा, और ये दोनों का एक्सेलरेशन है a, ये दोनों का ही एक्सेलरेशन है a। अब देखो भाई, अब हमको ये नॉर्मल का मान बताना है। तो कभी भी हम एक लाइन देते हैं, उसको हमेशा याद रखना, फोर्स मोशन की डायरेक्शन में फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बराबर मास, बराबर होगा मास गुने एक्सेलरेशन। ये वाला इक्वेशन तुमको लगाना चाहिए। देखो मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स। तो पहली ब्लॉक के लिए देखोगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या है, 20 माइनस एक्सेलरेशन के अपोजिट कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, बराबर मास, मास कितना है 4 गुने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मान तुम ऑलरेडी निकाल चुके 10/3। तो यहाँ से क्या हो गया, नॉर्मल बराबर आ गया 20 घटे 40/3, यानी ये आ गया
20/3 न्यूटन, और तुम जानते हो यही इसके ऊपर भी इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तो दूसरे ब्लॉक पे भी जो नॉर्मल लगेगा वो 20/3 होगा। तो तुम कहते यार 4 वाले को नहीं लेके हम ये 2 किलो वाले को ले लें, तो ठीक है, 2 किलो वाले के लिए इक्वेशन लिखोगे तो मोशन की डायरेक्शन में फोर्स, इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, माइनस एक्सेलरेशन के उल्टा डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है तो 0, बराबर मास 2 गुणे एक्सेलरेशन कितना था 10/3, तो यहाँ से भी नॉर्मल आ जाएगा 20/3 न्यूटन। तो देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दो ब्लॉक के बीच में वो आ गया 20/3। अभी देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ, 3 ब्लॉक ऑफ मास, यानी 3 ब्लॉक हैं जिसके मास 3 kg, 2 kg और 1 kg है, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ सरफेस। ये जो सरफेस है जिस पे ये तीनों ब्लॉक रखे हुए हैं जो कि साइड बाय साइड रखे हुए हैं, सरफेस स्मूथ है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन, 3 किलो वाला ब्लॉक, इसमें 12 न्यूटन का फोर्स लगा है। हमको बोल रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है बीच में उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा ये बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे हमको देख के क्लियर पता चल रहा है कि ये तीनों ब्लॉक जो ऑल द ब्लॉक्स हैं, पीछे से धक्का मारोगे तो एक साथ चलेगा, ऑल द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, एक साथ मूव करेगा, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, एक्सेलरेशन विल बी सेम। सिस्टम का एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये अगर हमारा सिस्टम है, हमने ये सिस्टम माना है, इसका मास है 3 2 1, 3 2 1, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन का। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालते हैं। वो क्या होता है, फोर्स बाहरी बाय पूरा मास, तो 3 2 5 1 6, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया सिस्टम का एक्सेलरेशन। मान लो इसको ये बोल देते हैं, तो ये का मान आ गया 2। अब हमको किस पे बोला है, ये 2 किलो वाले ब्लॉक पे बोला है, तो हम जानते हैं कि जो हमको 2 किलो, अभी ये जैसे ये वाला 3 किलो वाले को देखो, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर से 12 न्यूटन का, कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल लगेगा, तो मान लो ये है N1। फिर ये जो 2 किलो वाला ब्लॉक है इसके ऊपर यही N1 इधर की तरफ लगेगा उल्टा, और चूंकि ये 1 किलो वाले के साथ में अटैच है इसीलिए एक दूसरा नॉर्मल जिसका मान हम रख देते हैं N2 वो यहाँ पे लगेगा। अब वही N2 जो पेयर होता है वो 1 kg वाले पे लगेगा, और ये तीनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है A, तीनों ही A एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो हमको ये 2 किलो वाले ब्लॉक के ऊपर बोला है, पहले हम ये पहले ब्लॉक को देखो 3 kg वाले ब्लॉक पे, इक्वेशन लिखो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 12, माइनस उल्टा डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है N1, बराबर होगा मास है 3 किलो गुणे एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का मान कितना है 2, तो ये जब 2 रख दोगे तो N1 का मान कितना आ गया 12 घटे 6, तो N1 आ गया 6 न्यूटन, ये पहला। अब ये इस ब्लॉक में लगाओ 1 किलो वाले ब्लॉक में, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है N2, उल्टा डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है नहीं तो 0, बराबर मास है 1 गुने एक्सेलरेशन है 2, तो यहाँ से N2 का मान आ गया 2 न्यूटन। अब देखो ये जो 2 किलो वाला ब्लॉक है उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है N2 जिसका मान तुमने 2 न्यूटन लगाया, और एक इधर की तरफ लग रहा है N1 जिसका मान तुमने 6 न्यूटन लगाया, और इसका एक्सेलरेशन है ये। तो अगर तुम देखोगे तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है 2 किलो वाले ब्लॉक पे वो क्या लग रहा है, इधर की तरफ है 6 और माइनस इधर की तरफ है 2, तो 6 में से 2 गया कितना 4 न्यूटन, तो जो फोर्स लग रहा है इस पर वो 4 न्यूटन का लग रहा है। तो हमको ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए। हम आगे देखते हैं 8.15,
ये हमारा सवाल है 8.15। क्या दिया हुआ है? इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द स्ट्रिंग्स आर लाइट, यानी रस्सी जो है वो हल्का है और इन एक्सटेंसिबल है, यानी इसके अंदर खिंचाव नहीं आ सकता। द सरफेस ओवर विच ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इज स्मूथ, ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ब्लॉक्स रखे हुए हैं वो स्मूथ है। ठीक है, तो ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। तुमको बोल रहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक और टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रस्सी तुमको दिख रहा है, रस्सी नंबर 1, रस्सी नंबर 2, रस्सी नंबर 3। देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही आसान होता है ये। सिंपल सा बात समझो, तुमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। देखो ये तीनों रस्सी से बंधे हुए हैं और फोर्स लग रहा है, तो रस्सी से बंधा है तो एक साथ ही चलेगा, तो यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। और वो किसके बराबर होगा? सिस्टम के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक ही लग रहा है वो है 14 न्यूटन का, डिवाइडेड बाय पूरा मास, तो 4 जोड़ 2 6 एक 7 किलो। तो ये हो गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब हमको क्या बोल रहा है? देखो हमको बोल रहा है कि टेंशन बता दो हर एक स्ट्रिंग के बीच में। एक बात तुम समझ गए कि ये जो 4 किलो वाला ब्लॉक को देखोगे तो इसके पास भी इधर की तरफ ही एक्सेलरेशन है, यह एक्सेलरेशन जो कि 2 है, और इसको एक रस्सी से ये जुड़ा हुआ है, तो रस्सी इसको खींचने का कोशिश करेगा टी टेंशन से। वैसे ही जो ये 2 किलो वाला ब्लॉक है, 2 किलो वाला, तो ये अगर ये टेंशन T1 है तो यही टेंशन T1 2 किलो वाले पे इस डायरेक्शन में लगेगा। फिर ये फोर्स चूँकि इसको नेट मोशन इधर की तरफ हो रहा है, तो ये जो रस्सी है 2 किलो वाले का वो इसको इधर की तरफ खींचेगा। तो मान लो ये टेंशन है T2। अब 1 किलो वाले ब्लॉक को देखोगे तो वही T2 इसके ऊपर 1 किलो वाले के इधर की तरफ लगेगा, और जो फोर्स 14 न्यूटन का लग रहा है वो इधर लग रहा है। एक्सेलरेशन इसका भी यही है। तो हमने 3 ब्लॉक का अलग अलग डिब्बा बना के देख लिया है, तो यहीं से हमको टेंशन मिल जाएगा। तो पहला इसके लिए इक्वेशन लिखो, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कितना है? T1 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है? कुछ भी नहीं है इधर की तरफ, तो ये तो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू मास अगुने एक्सेलरेशन कितना है? 2, तो T1 का मान आ गया 8 न्यूटन। फिर अगर दूसरा लगाओगे, अभी हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे ब्लॉक अगर इसको देखोगे, किसको? 1 किलो वाले को, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कितना है? 14 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है? T2 बराबर मास है 1 गुना एक्सेलरेशन है 2 सिस्टम का, तो यहाँ से जो T2 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 12 न्यूटन। तो यहाँ से हमको T1 और T2 पता चल गया। क्या चीज़? 8 और 12 न्यूटन। समझ रहे हो बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? चलो अब एक और क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है 2 blocks of mass 4 kg and 2 kg are attached by an inextensible light string as shown in figure। ये 2 ब्लॉक है, एक 4 किलो का एक 2 किलो का, इसको एक रस्सी जो है ये स्ट्रिंग से अटैच किया है। बोथ द ब्लॉक्स आर पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड, दोनों ही ब्लॉक को 120 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बता दो और टेंशन इन ये जो रस्सी है वो बता दो, ऐसा हमको बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो ब्लॉक है, सबसे पहले बात समझो, ब्लॉक पे इन दोनों को हम एज ए सिस्टम मान लें। तो अगर हम सिस्टम मान लेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक्स का वो तो सेम होगा, क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है। वो हो जाएगा नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 120 न्यूटन बाय पूरा मास, तो 4 जोड़ 2 यानी 6 किलो, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 आया ना? नेट पुलिंग फोर्स नहीं, गलत समझ रहे हो तुम। नेट पुलिंग फोर्स 120 नहीं आएगा, एक और चीज़ लग रहा है नीचे की तरफ।
4 × g, इसका जो अपना वेट है वो नीचे लग रहा है, और वैसे ही 2 × g जो है वो नीचे लग रहा है 2 kg वाले पे, ये 4 kg वाले पे, और ये टेंशन फोर्स जो है 120 न्यूटन ये ऊपर लग रहा है। तो 4 × g, g का मान 10 है तो ये हो गया 40, 2 × g 20, तो 40 और 20 तो नीचे की तरफ खींच रहा है, 120 ऊपर खींच रहा है, तो हम बोलेंगे 120 घटे 40 घटे 20, यानी 120 में से 60 चला गया बटे 6, तो यानी 60/6, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हम किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम लेके ऊपर की तरफ इसको अगर हम 4 किलो वाले को देखें तो ये हमारे ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, अभी हमने निकाला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, क्योंकि ये था हमारा एक्सेलरेशन। और ये नीचे की तरफ इसके पे कितना फोर्स लग रहा है, 4 वाले पे। या तुम यही वाले पे देखो, 2 kg का ब्लॉक को देखो, तो 2 kg के ब्लॉक को देखोगे तो इसका अपना जो है 2 × g, यानी जो 20 न्यूटन है वो नीचे लग रहा है, और इसको केवल एक ही आदमी है जो फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, और वो है रस्सी, जिसमें टेंशन है T, और ये एक्सेलरेशन है A। तो इक्वेशन लगा दो, फोर्स की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है टेंशन माइनस 20 इज इक्वल टू मास है 2 गुणे एक्सेलरेशन है 10, तो टेंशन कितना न्यूटन आ गया, 40 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को काफ़ी आसान तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इन द सिस्टम शोन इन फिगर पुल्ली इज स्मूथ, पुल्ली कैसा भैया दिया हुआ है, स्मूथ। स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, यानी रस्सी के अंदर कोई वेट नहीं है और उसकी लंबाई भी फिक्स है। तो हमको बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन ए पूछ रहा है, और T1 और T2 का मान पूछ रहा है। कोई नहीं, हम फोर्स ड्रॉ कर देंगे, हम देखेंगे कि ये हमारा पुल्ली, 2 रस्सी हैं इनसे, ये वाला जो 2 kg का ब्लॉक है उसका अपना वेट 2 × g यानी 20 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। फिर एक ब्लॉक है कितने का, 4 kg का, तो इसको भी 4 × g यानी 40 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। फिर ये एक रस्सी है जिससे बंधा हुआ है 6 किलो का ब्लॉक, तो 60 न्यूटन लग रहा होगा नीचे की तरफ, और ये अपना पुल्ली तो भैया आसमान में फिक्स है। हमको सबसे पहला काम करना है, सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है, यानी ये सारे ब्लॉक जो है, एक ये दोनों नीचे जा रहा है और ये वाला ब्लॉक जो है ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा भार है तो भार से खींचेगा इसको नीचे, तो 2 किलो वाला ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ये पूरा सिस्टम मान लें तो सिस्टम का वेट हो जाएगा 2 + 4 + 6 12 किलो। उसमें एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 40 + 60, और एक्सेलरेशन के उल्टा लग रहा है 20 न्यूटन, है ना। नहीं, अगर हम सिस्टम की बात करें तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, 100 माइनस कितना 20 डिवाइडेड बाय 4 × 2 = 6 × 6 = 12, यानी कितना हो गया 80/12, 4 से काट दोगे तो 3 और 20, यानी सिस्टम का एक्सेलरेशन जो है वो 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हमको T1 T2 का मान बताना है, तो सबसे पहला हम 6 किलो वाले ब्लॉक को देखेंगे। 6 किलो वाला ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है जिसका मान है 20/3, इसका अपना जो 60 न्यूटन का वेट है वो नीचे लग रहा है, इसको खींचने वाला एक ही आदमी है और वो है टेंशन 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेशन लगा देंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स है 60 माइनस अपोजिट फोर्स है T2 बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना था 20/3, 3 से हो गया 2, तो T2 बराबर आ गया 60 माइनस 40 यानी 20 न्यूटन। अब हमको T1 बताना है, T1 तो हम 2 किलो वाले ब्लॉक को देखेंगे, तो 2 किलो वाला जो ब्लॉक है तो इसका अपना वेट नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है इसके पास 20/3 और इसको खींचने वाला क्या आदमी है T1। तो हम जब इक्वेशन लगाएंगे तो लिखेंगे
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स जो कि है T1 माइनस उल्टा फोर्स 20 बराबर मास गुने एक्सेलरेशन है 20/3। T1 बराबर हो जाएगा 20 जोड़ 40/3 100/3। ठीक है, तो ये जो है आंसर हमारा 100/3 और 20, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे तुमको ये लगाने आना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, वो होमवर्क ये है इस क्वेश्चन के अंदर कि 4 kg वाले जो ब्लॉक हैं उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो 4 kg ब्लॉक के लिए। ठीक है, और चेक करो कि जो T1 और T2 का मान है वो करेक्ट आया है हमारा कि नहीं। ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। हमने 6 किलो और 2 किलो वाले के लिए ड्रॉ किया है, तुम 4 के लिए करके देखो। ठीक है, आर यू ओके विद दिस? ठीक है, अब हमारे पास और भी क्वेश्चन है जो हमको देखने हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखो, इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल द सरफेस आर स्मूथ, स्ट्रिंग इज massless and inextensible, find acceleration of the system and tension T in the string। सिस्टम के अंदर सारे सरफेस तुमको बोल दिए गए हैं कि ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा इसके ऊपर। एक्सेलरेशन तुमको सिस्टम का निकालना है, पहला पूछा है, और टेंशन का मान बताना है। कोई बात नहीं, तुम जानते हो हम फोर्स लिख देंगे। तो ये है हमारा पुल्ली, इससे ये है हमारा रस्सी, यहाँ पे हमारे 4 किलो का ब्लॉक। तो ये 4 किलो वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगा हमारा ये टेंशन। और हमने तुमको बताया था रस्सी सेम तो टेंशन सेम, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, ये याद रखना। तो ये एक ही रस्सी है जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इसमें अगर टेंशन T है तो ये भी टेंशन T ही होगा। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये 2 किलो वाला जो तुम्हारा ब्लॉक है जो टेबल पे रखा है उसको ये रस्सी इधर की तरफ T टेंशन से खींच रहा है, उसका एक्सेलरेशन A है। ठीक है, ये हो गया। अगर तुम पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो पुल्ली को यही टेंशन इधर की तरफ लगेगा और यही टेंशन नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पुल्ली जो कि टेबल पे रखा रहता है। अब फिर जब तुम 4 किलो वाले ब्लॉक का बनाओगे तो उसका अपना वेट जो है वो 40 न्यूटन नीचे लग रहा है, वो एक्सेलरेशन A से नीचे जा रहा है, उसको ये टेंशन रस्सी ऊपर खींच रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आएगा। तुमको पता है नेट पुलिंग फोर्स, यानी इसको नेट कौन खींच रहा है, तो केवल देख रहे हो ये 40 न्यूटन वाला ही इसको खींच रहा है। इसका अपना वेट तो नीचे लग रहा है, वो तो इसको खींचेगा नहीं इधर की तरफ। तो खींचने वाला तो एक ही आदमी है, वो है इस ब्लॉक का वेट 40। तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया 40 बट्टा पूरा मास कितना हो गया 4 और जो 2 6 किलो। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो ये निकाल दिए। अब तुमको टेंशन लिखना है तो टेंशन इस किसी एक के इक्वेशन से लिख सकते हो। तो लिखो 4 किलो वाले ब्लॉक के लिए तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है 40 माइनस उल्टा डायरेक्शन में कौन है टेंशन बराबर मास कितना है इसका 4, एक्सेलरेशन कितना निकाले 20/3। यहाँ से टेंशन आ जाएगा 40 घटे 80/3, तो ये हो जाएगा 40/3। तो आंसर आ जाएगा तुमको 40/3 न्यूटन टेंशन का मान। तो ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, इन द एडजेसेंट फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है, मास ऑफ A, B एंड C आर 1 किलो 3 किलो और 2 किलो। ये C है जो कि 2 किलो का है, B जो है वो 3 किलो का और A है 1 किलो का। कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ और टेंशन बताओ। स्ट्रिंग के अंदर 2 रस्सी है तो इसमें अगर टेंशन T1 तो इधर भी टेंशन T1 और यहाँ पे होगा T2, ये होगा T2।
अब देखो भाई, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा काम कि कंपोनेंट लेने का काम करना पड़ेगा। कैसे? तुम जानते हो कि कोई भी अगर इंक्लाइन पे इसका मास रखा रहता है तो ये सीधा सीधा नीचे की तरफ लगता है mg, क्योंकि ग्रेविटी तो सीधा सीधा खींचेगा नीचे की तरफ। तो इंक्लाइन का एंगल अगर है थीटा, तो इसको हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक तो ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कर सकते हैं और एक अलोंग द इंक्लाइन कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हो तो एक कंपोनेंट आ जाता है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन के डायरेक्शन में, ये जो हमारा इंक्लाइन है ना उसके 90 डायरेक्शन में, और दूसरा आ जा सकता है इंक्लाइन के ही तरफ, ये होता है अलोंग द इंक्लाइन। तो ये बात हमको क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये है थीटा, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। होगा नहीं होगा? तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से कितना थीटा। तो ये mg का ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट आता है mg cos थीटा, ये है तो ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको याद रखना चाहिए कि जब भी इंक्लिनेशन एंगल थीटा दिया हो तो mg का कंपोनेंट mg sin थीटा आता है। तो इस वाले में अगर तुम देखोगे, ये जो हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, तो ए वाला ब्लॉक का मास कितना है 1 किलो, इसका mg हो जाएगा 10। तो इस तरफ कौन सा फोर्स आएगा 10 साइन, अब थीटा कितना यहाँ पे 60 डिग्री, ये हो गया पहला फोर्स। फिर जो दूसरा ब्लॉक है बी वाला जिसका मास है 3 किलो, इसका mg नीचे की तरफ लगेगा 30, तो इधर की तरफ कितना लगेगा तो 30 साइन 60। और ये इस तरफ जाके यहाँ पे रखा हुआ एक तीसरा ब्लॉक, उस ब्लॉक का नाम है सी, मास है 2 किलो, इसका भी ये जो वेट है वो सीधा नीचे लगेगा 20, तो इसका अलोंग द इंक्लाइन इधर की तरफ कितना लगेगा 20, लेकिन इसका इंक्लिनेशन देखो 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे लगेगा 30 डिग्री है, तो 20 साइन 30 डिग्री, क्योंकि वो तो उधर के इंक्लाइन को फॉलो करेगा। यहाँ पे अपना एक पुल्ली है, पुल्ली से ये लोग जुड़े हुए हैं। तो ये वाला टेंशन अगर T1 मानते हो तो ये भी T1, और ये अगर T2 है तो ये हो जाएगा T2। तो इस तरीके से हमने अपना जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा। तो इन तीनों को एक साथ डब्बा को बांध दो तो हो जाएगा कितना मास 1 किलो जोड़ 3 किलो जोड़ 2 किलो, और इधर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है और इधर की तरफ कुछ फोर्स सी वाला खींच रहा है। तो 20 साइन 30 का मान होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन, ये हो जाएगा 30√3/2 यानी 15√3, और ये हो जाएगा 10√3/2 यानी 5√3। तो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 20√3 का फोर्स लग रहा है, और उधर की तरफ लग रहा है केवल 10 न्यूटन। तो पूरा मास जो है इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा नहीं होगा, होगा। तो वही एक्सेलरेशन हमको निकालना है सिस्टम का, तो वो क्या हो जाएगा नेट फोर्स इधर की तरफ कितना है 20√3, अब माइनस उल्टा फोर्स कितना है 10 डिवाइडेड बाय पूरा मास, तो 3 2 5 1 6। तो ये आंसर आ जाएगा तुमको 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह समझ में आ गया। तो हमने सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लिया है, तो क्या हम टेंशन नहीं निकाल सकते? ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन वही है, इसका भी वही है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा ये। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे अगर पहले ब्लॉक का लिखोगे तो पहले ब्लॉक का अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स कितना है 5√3 माइनस उल्टा फोर्स कितना है T2 बराबर मास है 1 गुणे एक्सेलरेशन कितना है 4.1। तो यहाँ से T2 का जो मान है वो आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही जब तुम दूसरे वाले इस ब्लॉक का देखोगे 2 किलो वाले का, तो 2 kg वाले का देखोगे तो इधर की तरफ लग रहा है T1, इधर की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स,
क्या लिखोगे, T1 घटे 10 बराबर 2 गुणे ए का मान है 4.1, तो रखते से T1 T2 का मान जो है तुमको आ जाएगा। ठीक है, एक आएगा 4.56 और दूसरा आ जाएगा 18.2 न्यूटन। ये आंसर तुम्हारा देख लो। तो ये काफ़ी इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जिसमें तुमको पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए, सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो देखने में आना चाहिए। ठीक है, और जो है फिर एक एक ब्लॉक को देख के हम लोग स्प्लिट करके जो है हम लोग काम कर सकते हैं। अब बात आता है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जो हमारा नया टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, यहाँ पे क्लोज करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा समझाने के लिए अपने को टाइम चाहिए। वी विल टेक दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस। थैंक यू।